नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम मानसिक योग्यता का पहला पॉइंट पढ़ेंगे और अपना पहला पॉइंट रहेगा कैलेंडर। अगर हम बात करें कि जो भी समय दिया जाता है उसमें अपने अपने जीवन में क्या क्या देखते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि समय के बारे में मिनट शब्द व्यवहार में लेते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो हम घंटा शब्द भी व्यवहार में लेते हैं। और अगर हम देखें तो ये भी रहता है कि सेकंड शब्द भी हमारा दैनिक जीवन में काम आता है। और दिन, इसी प्रकार से हम माह है और इसी प्रकार से वर्ष आदि शब्दों को हम जीवन में काम में लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो समय की इकाइयां हैं वो किस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समय की इकाई के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, शताब्दी की। और अगर शताब्दी की बात की जाए तो एक शताब्दी में हमारे पास 100 वर्ष रहते हैं। अगर हम बात करें कि एक वर्ष का जो समय है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो एक वर्ष में हम लिख सकते हैं कि कितने महीने रहते हैं, 12 महीने। और अगर इसमें दिनों की बात करें तो हमारे पास रहता है 365 दिन, लगभग ये टाइम रहता है। अब हम बात करें कि एक माह का जो समय है उसमें को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो उसमें माना जाता है कि एक माह में हमारे पास 30 दिन होते हैं। और अगर एक दिन का समय देखें तो एक दिन के समय में अपने पास रहते हैं 24 घंटे। और एक घंटे का जो समय है उसमें रहता है हमारे पास 60 मिनट। और लास्ट इकाई अपनी रहती है कि एक मिनट का देखा जाए तो एक मिनट में क्या रहता है, 60 सेकंड रहता है। इन सभी का अपन अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि जब भी हम कैलेंडर पर ध्यान देते हैं तो जो हमारा वर्ष है उसमें हमें 365 दिन या फिर हमें 366 दिन का समय दिखाई देता है। तो कौन से वर्ष में 365 दिन होंगे और कौन से वर्ष में 366 दिन होंगे, इसका निर्धारण अपन को करना है। तो देखिए कि हमारे पास जो वर्ष है वो रहता है दो प्रकार का। एक तो रहता है साधारण वर्ष और दूसरा होगा अपने पास लीप वर्ष। अगर हम बात करें कि लीप वर्ष का जो दूसरा नाम है उसके स्थान पे आपको ये भी मिल सकता है अधिवर्ष। तो यानी लीप वर्ष की जगह पे अधिवर्ष मिलता है तो भी एक ही बात है। अब देखिए कि साधारण वर्ष में जो अपने दिन रहते हैं वो रहते हैं 365 दिन, तथा लीप वर्ष में दिन रहते हैं वो रहते हैं 366 दिन। अब हम अध्ययन करेंगे कि साधारण वर्ष में 365 दिन कैसे हुए और लीप वर्ष में 366 दिन किस प्रकार से हुए। तो अगर हम देखें कि अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूर्ण करने में लगभग 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। यह माना जाता है कि सूर्य के चारों ओर अपनी पृथ्वी एक चक्कर पूर्ण करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। तो हम क्या करते हैं कि साधारण वर्ष में केवल 365 दिन मानते हैं, तो यानी प्रत्येक वर्ष में 1/4 दिन अपना शेष रह जाता है। यानी 1/4 प्लस दूसरे वर्ष का भी 1/4 प्लस तीसरे वर्ष का भी 1/4 प्लस चौथे वर्ष का भी 1/4 ऐड करें तो अपना कितना हो जाएगा, 4/4 यानी 1 दिन। यानी प्रत्येक 4 वर्ष में हमारे पास 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए उस दिन को हम 365 में ऐड करके टोटल दिन कर देते हैं 366, तथा जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसे कहा जाता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब हम देखेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कौन कौन से अंतर है, इनका निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साधारण वर्ष और कौन सा लीप वर्ष है। अब हम बात करेंगे साधारण वर्ष के बारे में। तो हमने देखा कि किसी भी साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या थी अपने पास
365। यानी जो अपना फर्स्ट पॉइंट था वो ये है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर हम देखें कि 365 दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट किया जाए तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यानी 365 को अगर अपन सप्ताह में कन्वर्ट करें तो किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, और अपना जो भाग जाएगा वो जाएगा 5 बार, तो कितना रहेगा? 35, यहाँ पर 1 और ये 15, भाग जाएगा अपना 2 बार, तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा? 1। तो यानी कुल कितने सप्ताह हुए एक वर्ष में? 52 सप्ताह। तो अपन ये लिख सकते हैं कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तथा अगर जो शेषफल बचता है इसको बोला जाता है विषम दिन। तो विषम दिन कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो अपन ये बता सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें फरवरी माह में 28 दिन रहते हैं, तथा नेक्स्ट बात अगर अपन देखें तो ये देख सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष के प्रथम दिन तथा अंतिम दिन का वार समान होता है। यानी अपन लिख सकते हैं प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। किसी भी वर्ष का अंतिम दिन जो रहता है वो रहता है 31 दिसंबर। इन दोनों को वार क्या रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होता है तो प्रत्येक बार 52 बार तो कम से कम आएगा। लेकिन एक विषम दिन होता है तो अपन लिखेंगे कि 1 जनवरी का वार साधारण वर्ष में 53 बार आएगा। और शेष जो 6 बार बचे हैं वो 52 बार आएंगे। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो अपन देख सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो अपन क्या देखेंगे कि जो हमारे पास वर्ष की संख्या है वो 4 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ष की संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो वह साधारण वर्ष रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में 2021 चल रहा है। अगर हम देखें कि 2021 को किससे डिवाइड करें? 4 से, तो किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करना है, 4 से विभाजित करना है, तो अपन केवल उस संख्या के अंतिम 2 अंक को विभाजित करके देखेंगे। यानी अपन केवल 21 पे 4 का भाग देंगे तो 21 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि आगामी वर्ष यानी जो आने वाला है वो कौन सा होगा? 2022। यानी जो पीछे चला गया है कौन सा है? 2019, वो भी क्या था? अपना साधारण वर्ष था। उसके बाद में अपन बात करें कि इसी प्रकार के कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो जिस पर 4 का भाग नहीं जाता, वो सभी के सभी कौन से हैं? साधारण वर्ष है। तो हमने साधारण वर्ष के बारे में क्या क्या पढ़ा वो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए कि साधारण वर्ष में कुल दिन थे 365 दिन, सप्ताह थे अपने पास 52, और विषम दिन होता है कितना? 1। फरवरी में कितने दिन रहते हैं? 28 दिन। प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार क्या रहता है? समान रहता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर को भी क्या मिलेगा? अपन को मंगलवार मिलेगा। यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर का वार भी क्या रहेगा? अपना समान रहेगा। 1 जनवरी का वार है वो कितनी बार आता है? 53 बार आता है। तथा शेष जो 6 वार हैं वो कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। इसी प्रकार से अपन अगर पहचान करें साधारण वर्ष की तो वो किस प्रकार से करेंगे कि वर्ष की संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो वो कौन सा वर्ष रहेगा? साधारण वर्ष। और अपन एग्जांपल लेंगे तो कौन सा ले सकते हैं? जैसे अभी वर्तमान में 2021 चल रहा है तो ये भी साधारण है क्योंकि 21 4 से विभाजित नहीं है।
2022 यानी आगामी वर्ष भी साधारण रहेगा। और पीछे कौन सा साधारण वर्ष था जो चला गया है, वो था 2019। तो अपन इस प्रकार से इनकी पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लीप वर्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर अपन को पूछा जाए कि लीप वर्ष में दिन कितने होंगे, तो अपन लिखेंगे कितने दिन होंगे, 366 दिन होते हैं। अगर इन 366 दिन को अपन सप्ताह में कन्वर्ट करें कि सप्ताह कितने होंगे, तो अपन लिखेंगे कि 52 तो सप्ताह होंगे। लेकिन अगर विषम दिनों की बात आती है तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हो जाती है 2। अब हम देखें कि यहाँ पर फरवरी माह में कितने दिन रहेंगे, तो देखिए फरवरी माह में यहाँ पे दिन रहते हैं 29। और साधारण वर्ष और लीप वर्ष में केवल इतना ही अंतर रहता है कि साधारण वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में कितने रहेंगे, 29 दिन रहेंगे। अब अपन देखेंगे कि इसमें प्रथम दिन का जो वार है वो अंतिम दिन के वार में से एक घटाने पर हमें जो प्राप्त होगा उसके समान रहता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि अगर लीप वर्ष में 1 जनवरी का वार किसके बराबर रहेगा, 31 दिसंबर अंतिम दिन हो गया, माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिसंबर। यानी लीप वर्ष में 1 जनवरी का वार रहेगा 30 दिसंबर के समान। और इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि 2 जनवरी का वार है वो किसके समान रहेगा, 31 दिसंबर के समान। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा कि इसमें 1 जनवरी व 2 जनवरी के बाद 53 बार आते हैं तथा शेष 5 बार, क्योंकि 2 बार अपने पास आ चुके हैं, शेष कितने बचे, 5। तो शेष 5 बार हैं वो अपने पास रहेंगे 52 बार आएंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कि लीप वर्ष की पहचान हमें किसके आधार पे करनी है। तो देखिए कि लीप वर्ष में अगर अपन देखें कि वर्ष की संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, यानी जो भी संख्या अपन को दी गई है उस पर 4 का भाग कंप्लीटली जाना चाहिए। 4 का भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 बचना चाहिए। तो अब हम देखें एग्जाम्पल के लिए, तो जो अभी पीछे वर्ष जो अपना गया है कौन सा, 2020, उस पर अगर अपन देखें कि अंतिम दोनों अक्षर ले कौन सा, 20, और 20 को अगर 4 से विभाजित करें तो अपन जानते हैं कि 20 को 4 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यानी ये पूर्णतः विभाजित होती है। तो अपन देखते हैं कि 2020 कौन सा वर्ष था, लीप वर्ष। 2020 के आगे देखें तो हमारा कौन सा रहेगा, 2024, क्योंकि 24 पे भी 4 का भाग जाता है। अगर 2020 से पहले देखें तो कौन सा था, 2016। यानी इस प्रकार के अपन एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये रहेगा अपना लीप वर्ष। फिर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि लीप वर्ष या अधिवर्ष में दिन की संख्या रहती है 366। अगर सप्ताह की बात करें तो 52 रहते हैं, और विषम दिन देखें तो कितना रहता है, 2। अगर फरवरी माह के दिनों की काउंटिंग करें तो अपने पास दिन रहते हैं 29। हम देखते हैं कि लीप वर्ष में 1 जनवरी का वार किसके समान रहता है, 30 दिसंबर के, तथा 2 जनवरी का वार रहता है 31 दिसंबर के समान। हम जानते हैं कि 1 जनवरी तथा 2 जनवरी के वार आएंगे 53 बार, तथा शेष जो 5 बार बचते हैं वो रहेंगे कुल 52 बार। पहचान किसके आधार पर करेंगे कि वर्ष की संख्या 4 से विभाजित हो, यानी 2020
2024, 2016 इन सभी में अंतिम दोनों अंक यानी 20, 24 और 16 पे 4 का भाग जाता है, तो ये कौन सा रहेगा? अपना लीप वर्ष रहेगा। अब हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष के बारे में कि शताब्दी वर्ष क्या रहता है। शताब्दी वर्ष के बारे में हम दो बातें बोल सकते हैं। एक तो ये कि जिस वर्ष पर शताब्दी का अंत होता है, यानी किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष, वो शताब्दी वर्ष क्या रहता है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो, यानी कि जिस वर्ष का इकाई व दहाई अंक शून्य है, वह शताब्दी वर्ष रहता है। अब अपन देखेंगे कि इसके उदाहरण देखें तो क्या रहेगा। जैसे अपन ने लिख दिया 700 का जो वर्ष था वो, इसी प्रकार से लिख दिया 800 का, 900 का, 1100 का लिख दिया, 1600 लिख दिया, 1700 लिख दिया, 1800 लिख दिया, 1900 लिख दिया, 2000 लिख दिया, 2100 लिख दिया। अब देखिए ये सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि ये किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष भी है तथा वर्ष का इकाई व दहाई अंक दोनों क्या हैं? शून्य हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। अब देखिए शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है साधारण शताब्दी वर्ष, और साधारण शताब्दी वर्ष की क्या विशेषता रहती है कि वर्ष की संख्या 400 से विभाजित नहीं हो। वर्ष की संख्या किससे विभाजित नहीं होनी चाहिए? 400 से विभाजित नहीं हो। यानी अपन ने जो ऊपर एग्जांपल लिखे हैं, इनमें जिस संख्या पर 400 का भाग नहीं जाता वो सभी के सभी कौन से हैं? साधारण शताब्दी वर्ष हैं। अपन देखते हैं कि 700 पे 400 का भाग नहीं जा रहा, उसके बाद में किस पे नहीं जा रहा? 900 पर, 1100 पर भी नहीं जा रहा, 1700 पर भी नहीं जा रहा, 1800 पर भी नहीं जा रहा, 1900 पर भी नहीं जा रहा। तो ये सभी के सभी कौन से हैं? साधारण शताब्दी वर्ष हैं। और जो दूसरा प्रकार रहता है वो रहता है लीप शताब्दी वर्ष। तो अगर अपन लीप शताब्दी वर्ष की बात करें तो इसकी पहचान क्या होगी कि वर्ष की संख्या 400 से विभाजित होनी चाहिए, यानी जो भी अपन को वर्ष दिया गया है उस पर 400 का पूर्णतः भाग जाना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि जो अपन ने शताब्दी वर्ष के उदाहरण दिए हैं उनमें 400 का भाग किस किस में जाता है। तो सबसे पहले देखिए 800 पर 400 का भाग कंप्लीटली जाता है, 2 बार जाएगा, तो 800 क्या हो गया? लीप शताब्दी वर्ष। उसके बाद में देखें तो कौन सा रहेगा? 1200 के बाद में देखें तो कौन सा रहेगा? 1600, और 1600 के बाद में कौन सा था? 2000, और 2000 के बाद में कौन सा आएगा? 2400। यानी प्रत्येक 400 वर्ष के बाद में क्या रहता है? लीप शताब्दी वर्ष आता है। और अगर जिसका जन्म वर्ष 1999 या फिर इससे पहले का है, उन सभी ने लीप शताब्दी वर्ष देखा है, क्योंकि जो 2000 का वर्ष आया था वो साथ में तो लीप वर्ष भी था और साथ में शताब्दी वर्ष भी था, ये दोनों गुण इसमें मौजूद थे। तो ये रहता है अपना कौन सा? लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या रहता है कि जिस वर्ष पर
100 का पूर्णतः भाग जाए, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी वर्ष का जो इकाई और दहाई अंक है वो शून्य होने चाहिए, या फिर ये भी बोल सकते हैं किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष है वो क्या रहता है, शताब्दी वर्ष रहता है। अगर अपन देखें तो जो उदाहरण ये है इन सभी में इकाई और दहाई अंक सभी का शून्य है, तो ये सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं। अब हमारे पास शताब्दी वर्ष दो प्रकार के थे, एक तो था साधारण शताब्दी वर्ष, इसकी पहचान क्या रहती है कि वर्ष की संख्या 400 से विभाजित न हो तो वो क्या रहेगा, साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें अपन ने देखा कि 700 पे नहीं जाता है, 400 का भाग 900 पर नहीं जाता है, 1100 पर नहीं जाता है, 1700 पर नहीं जाता है, यानी जिस पर 400 का भाग नहीं जाता वो साधारण रहेंगे। और लीप शताब्दी वर्ष क्या रहेगा, यानी वर्ष की संख्या पर 400 का भाग जाना चाहिए। उदाहरण अपने थे 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इन सभी पे 400 का भाग जाता है, इसलिए ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। अब हम बात करेंगे विषम दिन के बारे में कि विषम दिन क्या रहता है। तो अपन देखेंगे कि अपने पास अगर दिनों की संख्या दी गई है तो दिनों की संख्या को अपन सप्ताह में परिवर्तित करें तो जो शेषफल बचता है वो विषम दिन कहलाता है। यानी क्या लिख सकते हैं, दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल विषम दिन होते हैं। जो अपने पास शेषफल प्राप्त होगा वही विषम दिन कहलाते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि विषम दिनों की संख्या क्या क्या हो सकती है। तो विषम दिनों की संख्या 0 से 6 तक हो सकती है। हमने इससे पहले थोड़े टाइम पहले पढ़ा है कि किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिन, और अपन ने लिखा था साधारण वर्ष में विषम दिन 1। अब अपन देखें कि साधारण वर्ष में विषम दिन 1 किस प्रकार से होगा। तो हमने देखा कि दिन कितने रहते हैं, 365। तो 365 को किससे विभाजित करें, 7 से, भाग जाएगा 5 बार 35, माइनस करने पर शेषफल 1, और यहाँ पर टोटल हो गया 15, भाग जाएगा 2 बार 14। तो देखिए शेषफल अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 1। तो इसका मतलब किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इसी प्रकार से अपन ने लिखा था लीप वर्ष में विषम दिन देखें तो कितना रहेगा। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है, क्योंकि अपने पास दिन थे लीप वर्ष में 366, और 366 पर अगर 7 का भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा वही 35 आएगा, माइनस करने पर 1, और यहाँ पे 6, 2 बार फिर से भाग जाएगा 14, और शेषफल कितना बचेगा अपने पास 2। यानी 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वही क्या रहता है, अपना विषम दिन रहता है। अब हम कुछ थोड़ा सा अलग हटकर बात करेंगे कि अपन को ये बोल दिया जाए कि क्रमागत 50 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, क्रमागत 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी अपन से पूछी जाती है तो उनका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो अपना आंसर होना चाहिए 24, और जो शेष बचता है वो क्या रहते हैं, साधारण वर्ष रहते हैं, और यहां पर अपना साधारण वर्ष रहेगा 76। इसी प्रकार से अपन से पूछा जाए कि क्रमागत 200 वर्षों में अगर लीप वर्ष पूछा जाए तो अपना रहेगा कितना, 48। इसी प्रकार से क्रमागत 300 वर्षों में लीप वर्ष पूछा जाएगा तो अपना रहेगा 72, तथा
अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रमागत 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो अपना आंसर रहेगा 97। अगर हम इसी प्रकार से बात करें कि ये तो थे क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्ष 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72, 400 वर्षों में 97। अगर साथ में साधारण वर्ष भी पूछता है तो अपन देखेंगे कि क्रमागत 100 वर्षों में जो साधारण वर्ष थे वो अपने पास थे 76। अगर बात करें कि क्रमागत 200 वर्षों में साधारण वर्ष रहेंगे तो वो कितने रहेंगे, 152। इसी प्रकार से देखें कि क्रमागत 300 वर्षों में जो साधारण वर्ष हैं वो अपने रहेंगे कितने, 228। तथा क्रमागत 400 वर्षों में अगर साधारण वर्ष पूछ लिया जाए तो अपना आंसर कितना रहेगा, 303। अब देखिए कि इस जानकारी का उपयोग हमें कहां पर करना है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है इस प्रकार से कि क्रमागत 70 वर्षों में कितने विषम दिन हैं, हमें 70 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपने पास क्या रहता है कि जो टोटल वर्ष है आपके पास वो लिखो, प्लस कुल लीप वर्ष है वो लिखो, और इसको किससे डिवाइड कर दो, 7 से। तो अपने पास देखिए टोटल कितने वर्ष थे, 70 वर्ष, प्लस अब 70 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे कि 70 को किससे डिवाइड कर दें, 4 से। यानी आप अगर 70 को 4 से डिवाइड करते हो तो देखिए 1 बार 4 और 7 बार 28, आपका शेषफल बचा 2। जब आप लीप वर्ष ज्ञात करते हो तो आपका जो ये शेषफल है वो कोई भी मायने नहीं रखता है, आपको केवल भागफल पे ध्यान देना है। तो आपका भागफल कितना आया, 17। तो यानी 70 प्लस लीप वर्ष थे टोटल 17, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो अपने पास टोटल कितना हुआ, 87, और 87 को अगर अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वही अपना क्या रहेगा, आंसर। तो देखिए 87 को 7 से विभाजित करने पर 1 बार 7, यहाँ पे हो गया 17, 2 बार 14, और शेषफल कितना बचा, 3। जब हमें विषम दिन देखने हैं तब हम केवल शेषफल देखेंगे, और जब हमें लीप वर्ष देखना है तब हम केवल भागफल देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3। यानी क्रमागत 70 वर्षों में अगर विषम दिन पूछा जाता है तो विषम दिनों की संख्या कितनी रहती है, 3 रहती है। अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि क्रमागत 225 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने पास वर्ष कितने हैं, 225 प्लस, अब अगर लीप वर्ष देखें 225 वर्षों में तो अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, क्रमागत 200 वर्षों में लीप वर्ष देखेंगे कितना रहता है, 48, प्लस अब ऊपर कितने बचे, केवल 25 वर्ष। अब 25 पे किसका भाग देंगे, 4 का। कितनी बार जाता है, 6 बार। तो यानी ऊपर वाले 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष और हो गए, 6। अब इन सभी को जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि अपने पास 279 कुल दिन हुए, और इस पर अपन को किसका भाग देना है, 7 का। तो यानी 279 को अपन किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3 बार 21, यहाँ पे फिर से बचेगा 6, 9, और ये 9 बार 63। तो यहाँ पे शेषफल अपना कितना बचा, 6। तो यानी विषम दिन यहाँ पर कितने रहेंगे, 6। तो अगर आपको कहीं पर भी गणना में 100 से ज्यादा या 200 से ज्यादा या 300 से ज्यादा
वर्षों में विषम दिन पूछा जाता है तो अपन को ऊपर वाली चारों लाइनों का यूज अपन को करना है। अगर 225 दिया है तो वर्ष 225। अब सबसे पहले क्या देखेंगे कि 200 वर्षों में विषम लीप वर्ष कितने होते हैं, तो लीप वर्ष रहते हैं 48 प्लस अब ऊपर के 25 वर्षों में जो अपन ने लीप वर्ष देखे वो कितने आए 6। इन सभी को जोड़कर किसका भाग देना होता है 7 का। तो यहाँ पर जो विषम दिन रहेंगे वो कितने रहेंगे 6 रहेंगे। तो इस प्रकार से अपन विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अपन देखेंगे कि अगर अपन को कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बोल दिया कि क्रमागत 100 वर्षों में विषम दिन बताओ, तो देखिए कि 100 वर्षों में विषम दिन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्रमागत 100 वर्षों में तो वर्ष कितने हुए 100 प्लस क्रमागत 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है 24 बटे में क्या करेंगे 7 यानी 124 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो हमारा शेषफल है वो कितना रहेगा 5। यानी क्रमागत 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी रहती है 5 रहती है। अगर अपन को इसी प्रकार से तो कोई उपचुप ना हो जाए। अब हम देखें कि क्रमागत 200 वर्षों में अगर विषम दिन पूछा जाता है तो देखिए क्रमागत 200 वर्षों में अपन विषम दिन निकालेंगे तो कुल वर्ष रहेंगे 200 प्लस 200 वर्षों में लीप वर्ष रहते हैं 48 यानी 200 प्लस 48 248 को आप 7 से विभाजित करोगे तो आपका भागफल आएगा कितना 3। इसी प्रकार से आपको ये पूछा जाए कि क्रमागत 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो अगर 300 वर्षों में विषम दिन पूछा जाता है तो आपका रहेगा 1 और सॉल्यूशन करने के लिए वर्ष 300 प्लस लीप वर्ष कितने रहते हैं 72। तो यानी 372 में किसका भाग देना है 7 का। इसी प्रकार से अगर आपको ये पूछा जाए कि क्रमागत 400 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी रहती है 0 रहती है। तो ये भी आप कंटेंट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि किसी भी वर्ष में विषम दिन कितने होंगे या क्रमागत 50 वर्षों में 100 वर्षों में 200 वर्षों में विषम दिन कितने रहते हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी वर्ष के महीनों में विषम दिन कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी वर्ष के जनवरी माह में टोटल कितने दिन रहते हैं 31 दिन। तो हम देखेंगे कि 31 को किससे विभाजित करें 7 से, कितनी बार भाग जाएगा 4 बार और शेषफल कितना बचेगा 3। तो विषम दिन देखने के लिए अपने पास केवल शेषफल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जनवरी में विषम दिन रहते हैं 3। अगर बात करें फरवरी माह की तो फरवरी माह में कितने दिन होते हैं 28 या 29। यानी जब 28 दिन होंगे तब विषम दिन कितना होगा, तो 28 को 7 से विभाजित करेंगे 4 बार 28 और शेषफल कितना बचा 0। यानी जब फरवरी माह में 28 दिन होता है तब तो विषम दिन रहेगा 0 तथा 29 दिन होने पर तो 29 पे 7 का भाग दे, 7 से भाग जाएगा 4 बार 28 और शेषफल कितना बचता है 1। तो यानी 29 दिन होने पर विषम दिन कितना रहता है आपका 1 रहता है। आगे अपन देखें मार्च में भी 31 दिन है तो विषम दिनों की संख्या रहेगी 3। अप्रैल में दिनों की संख्या है 30, तो 30 को 7 से विभाजित करने पर भाग जाएगा 4 बार 28 और शेषफल कितना बचा 2। तो यानी विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी 2। 31 दिन वाले महीने में विषम दिन अपन 3 लिखेंगे तथा 30 दिन वाले माह में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो ये था अपना प्रत्येक माह में विषम दिन। अब देखिए अपन को दिनों की संख्या से संबंधित या फिर विषम दिनों की संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से रहेगा, अपन को यह पूछा जाए कि किसी भी वर्ष में 31 दिन वाला प्रथम माह है, तो 31 दिन वाला प्रथम माह है जो अपना क्या रहेगा हमेशा जनवरी रहेगा। इसी प्रकार से यह भी पूछ सकता है कि किसी भी वर्ष में विषम दिन 3 वाला प्रथम माह है,
तो विषम दिन 3 वाला प्रथम माह भी कौन सा रहता है? जनवरी रहता है। उसके बाद में अगर सेकंड क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि ऐसा माह कौन सा है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं, तो एकमात्र माह रहता है अपना कौन सा? फरवरी। और अगर विषम दिनों की बात करें तो 2 से कम विषम दिन वाला एकमात्र माह रहता है कौन सा? फरवरी। अब अगर अपन बात करें कि 30 दिन वाला प्रथम माह है, तो 30 दिन वाला प्रथम माह है कौन सा है? अप्रैल। और 2 विषम दिन वाला प्रथम माह भी कौन सा है? अप्रैल है। उसके बाद में अपन ये बात कर सकते हैं कि 31 दिन वाला अंतिम माह है कौन सा रहता है? दिसंबर। और ये बोल सकता है कि 30 दिन वाला अंतिम माह है तो कौन सा रहेगा अपने पास? नवंबर। उसके बाद में अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे 2 क्रमागत माह है जिनमें दिनों की संख्या समान होती है, यानी दिनों की संख्या भी समान होनी चाहिए और दोनों माह क्रमागत होने चाहिए, यानी लगातार होने चाहिए, तो कौन सा रहेगा? जुलाई और अगस्त। तो ये क्वेश्चन थे अपने किसी भी वर्ष में महीनों के दिनों से संबंधित और विषम दिनों से संबंधित। अब अपन को एक अन्य क्वेश्चन भी ये बनता है कि ये पूछा जाए कि किसी भी माह में विषम दिन कितने हो सकते हैं, तो विषम दिन 0 भी हो सकता है क्योंकि 28 दिन वाले में 0, 29 दिन वाले में 1, 30 दिन वाले में 2 तथा 31 दिन वाले में विषम दिन कितने रहते हैं? 3। तो किसी भी माह में विषम दिनों की संख्या 0 से 3 तक होती है। और किसी भी माह में दिन कितने होते हैं, तो रहेगा 28 से 31, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होता है, फरवरी लीप वर्ष की है तो 29 दिन होगा, अप्रैल में 30 रहता है और जनवरी में 31, तो यानी अपने पास 28 से 31 दिन रहते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं। अगर महीनों की बात करें तो देखिए अपन ने जस्ट इसके नीचे कुछ नंबर लिखे हैं, 14, 40, 25, 03, 61, 46। तो यहां पर हमने कुल 12 अंक लिखे हैं और अपन देखते हैं कि किसी भी वर्ष में महीने भी कितने होते हैं? 12। यानी अपने पास जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 12 कोड है और 12 महीने हैं। तो ये कोड यहां से लेकर यहां तक, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट 6 तक देखेंगे तो किससे स्टार्ट होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब आगे लिखा हुआ है समान माह की समान महीने बताने हैं अपन को। तो देखिए कि जिस जिस महीने के कोड समान है वो महीना भी क्या रहेगा? समान रहेगा। तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं कहां से? जनवरी से। तो देखिए अपने पास जनवरी का कोड था 1। अब अपन को ये चेक करना है कि आगे कौन से महीने का कोड 1 रहेगा। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यानी अक्टूबर महीने का कोड भी कितना है? 1 है। तो जनवरी और अक्टूबर महीना क्या रहेगा? समान रहेगा। इसी प्रकार से अपन देखें कि फरवरी, मार्च तथा नवंबर, इन तीनों महीनों के कोड हैं 4। देखिए फरवरी, मार्च और नवंबर, तीनों महीनों के कोड 4 हैं। तो इसका मतलब ये तीनों महीने भी क्या है? समान है। अब देखिए अपने पास जनवरी आ चुका है, फरवरी आ चुका है, मार्च आ चुका है। उसके बाद में देखते हैं अपन अप्रैल का। तो देखिए अप्रैल का कोड 0, उसके बाद में मई, जून और जुलाई। तो कौन सा महीना? जुलाई महीना किसके समान रहता है? अप्रैल। तो देखिए अप्रैल के बाद में अपन किसकी बात करें? मई की। तो देखिए मई का कोड है अपने पास 2 और किसी भी महीने का कोड 2 नहीं है, तो इसका मतलब मई किसी के समान नहीं होगा। उसके बाद में बात आती है जून की। जून का कोड 5 है और किसी भी महीने का कोड 5 नहीं है, इसका मतलब जून भी किसी के समान नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जुलाई की। तो जुलाई पहले से अप्रैल के समान आ चुका है। उसके बाद में बात करते हैं अगस्त की। तो अपने पास अगस्त का कोड है 3 और किसी भी महीने का कोड 3 नहीं है, तो इसका मतलब अगस्त किसी भी महीने के समान नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं सितंबर महीने की। तो देखिए सितंबर का कोड भी 6 है और दिसंबर का कोड भी कितना है? 6।
उसके बाद में देखते हैं अक्टूबर की, तो अक्टूबर पहले से आ चुका है, नवंबर आ चुका है और दिसंबर भी आ गया है। तो यानी जिस जिस महीने के कोड समान है वो महीना भी अपना क्या रहेगा, समान रहेगा। अब हम देखेंगे कि लीप वर्ष में कौन कौन से महीने समान रहेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनवरी। देखिए जनवरी का कोड 0, फरवरी मार्च अप्रैल का कोड 0, मई जून जुलाई और जुलाई का कोड 0। तो यानी लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल और जुलाई का कोड रहता है 0। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों महीने क्या है, समान। अब अपन बात करेंगे किसकी, फरवरी की। तो देखिए यहाँ पर फरवरी का कोड है 3 और उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो अगस्त का कोड भी कितना आता है, 3। तो यानी लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त महीना क्या रहता है, समान रहता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, मार्च की। तो देखिए मार्च का कोड है 4। इसी प्रकार नवंबर का कोड भी कितना है, 4। तो मार्च और नवंबर भी क्या रहते हैं, समान रहते हैं। उसके बाद में देखें अप्रैल पहले से आ चुका है। देखिए मई का कोड है 2 जो किसी के समान नहीं है। जून का कोड है 5 जो किसी के समान नहीं है। और अब की बार अक्टूबर का कोड है 1 जो किसी के समान नहीं है। और अपना लास्ट कौन सा बचता है, सितंबर और दिसंबर, इन दोनों का कोड कितना है, 6। तो ये दोनों महीने भी क्या है, समान है। यानी लीप वर्ष में भी केवल जनवरी और फरवरी का कोड परिवर्तित होता है। साधारण वर्ष का जो कोड था जनवरी और फरवरी का 1-4 था। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड हो जाता है 0-3। बाकी के मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड क्या रहते हैं, समान। और जिन जिन महीनों के कोड समान है वो महीने भी क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अब देखिए कि हमने जो महीने समान लिखे हैं उनका मतलब क्या है। अगर हम अपन को ये बोल दिया जाए कि 15 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई 2020 को भी क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। 15 अप्रैल 2020 को भी क्या वार रहेगा, मंगलवार रहेगा। यानी जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों महीनों की समान तारीख को वार क्या रहेगा, समान रहेगा। कौन से वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में। तो ये रहता है अपना लीप वर्ष और साधारण वर्ष में समान महीनों का कॉन्सेप्ट।